नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट वित्तीय जोखिम से भरा हुआ स्थान है, इसकी आपको लत लग सकती है। तो कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले जांच पड़ताल, पूर्णतया अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की तो ऑफकोर्स बात करेंगे, लेकिन आज जो मेन टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग कॉमन सेंसिकल टाइप का टॉपिक है, जिसके कुछ लीगल एरिना में मैटर चल रहे हैं। तो उसके संदर्भ में आज जो है हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल जो है एक मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे मजबूत बिजनेस मॉडल है। तो गूगल जो है आपका मानव सभ्यता का सबसे मजबूत बिजनेस मॉडल है, राइट? क्योंकि ये जो है सर्च प्रोवाइड करता है, और सर्च में जो है आप कितना फास्ट और कितना नीट आउटपुट देते हैं और कितना रेलेवेंट आउटपुट देते हैं वो बहुत मैटर करता है। और क्लीन इंटरफेस रख के बहुत फास्ट आउटपुट देना, ये गूगल की जो है आप कह सकते हैं कि स्किल है। वो उसके ऊपर एल्गोरिदम और डेटा बिल्ड किया है, और डेटा से एल्गोरिदम बिल्ड किया है, जिसको और वो रिफाइन करते रहते हैं, जिसको टेक्निकली बोलते हैं पेज रैंकिंग, है ना। अब उसके बाद गूगल ने उसको मोनेटाइज कैसे किया? तो गूगल ने मोनेटाइज करने के लिए कहा कि भाई हम उस पर ऐड प्लेस करेंगे। तो आप कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए टॉवेल। तो अगर आप टॉवेल सर्च करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप जो है उसको शायद ख़रीदना चाहते होंगे। तो संभवतः अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो गूगल उसके लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो बाकी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर वो लोग पैसे पे करें गूगल को, तो गूगल जो है आपको ऐड दिखाएगा कि भाई टॉवेल जो है बाई करना है तो अमेज़ॉन पे खरीद सकते हो, ये प्राइस है, ये है ना, ऐसा करके आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे। और फिर बाकी ऐसे कंपनीज़ का, अब दूसरी कंपनीज़ का भी ऐड प्लेस कर सकते हो। सो दैट इज़ बेसिकली द मॉडल ऑफ गूगल। गूगल का जो मोस्टली प्रॉफिट आता है वो इसी से आता है। गूगल के पास बाद में और जो प्रोडक्ट आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन किया है। तो जैसे गूगल ने बाद में एक्विजिशन किया यूट्यूब का, जो कि शायद जैसे इंस्टाग्राम का एक्विजिशन था, व्हाट्सएप का एक्विजिशन था मेटा फॉर्मरली फेसबुक द्वारा, वैसे यूट्यूब उससे भी बड़ा एक्विजिशन था इनफैक्ट। एनीवे, सो गूगल का मेन मॉडल ये है। तो अब जैसे आपने एक वेबसाइट का एक नाम सुना होगा जिसका नाम है मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप जो है ट्रैवल से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। तो अगर आपको जो है फ़्लाइट बुक करना है, होटल्स बुक करने हैं ना, तो ये सब के लिए आप जो है मेक माई ट्रिप पे जा सकते हो। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए मेक माई ट्रिप सर्च किया, तो एक इनका राइवल कंपनी जिसका नाम है Booking.com। तो Booking.com ने, गूगल के यहाँ क्या होता है कि जो ऐड का प्लेसमेंट होता है वो कीवर्ड्स होता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं टॉवेल कीवर्ड की, तो टॉवेल कीवर्ड जो है जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको मिल जाएगा। तो वैसे मेक माई ट्रिप भी एक कीवर्ड है। तो मेक माई ट्रिप जो कीवर्ड है उसकी जो हाईएस्ट बिडिंग की है वो की थी Booking.com ने। तो Booking.com को वो एड्स प्लेस करने का राइट मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे मेक माई ट्रिप, तो उसमें जो पहला ऐड दिखेगा वो Booking.com का दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, जब Booking.com का ऐड दिखेगा तो अब उसमें देखिए, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपको इस बात से इतना अंतर तो पड़ता नहीं कि मेक माई ट्रिप से ही बुक करना है या कहाँ से बुक करना है, एज लॉन्ग एज योर वर्क इज़ गेटिंग डन, और उसमें कन्वीनियंस जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, और दूसरी बात उसका जो कॉस्ट है वो हाई नहीं है। तो अगर Booking.com पे सस्ते में वही काम हो जाएगा तो आप वहाँ से कर लोगे। तो ये मैटर फंसा, ठीक है। तो मेक माई ट्रिप को ये बड़ा बुरा लग रहा था कि हमारा जो नाम है उस नाम को प्रयोग करके गूगल ऐड प्लेस कर रहा है हमारे राइवल के, और उनके पास हमारा बिजनेस जा रहा है। तो इस मैटर में क्या हुआ कि जो है पहले मेक माई ट्रिप जाती है दिल्ली हाई कोर्ट जाती है सिंगल जज बेंच के पास, और वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई देखिए, आपको ये देखना होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम क्या कार्य करें जिससे कम से कम नुकसान हो।
तो अगर वो जो चल रहा था वही चलने देते तो उनको लगा ज़्यादा नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते तब तक के लिए ये Booking.com का जो है ऐड नहीं आएगा उधर, ठीक है। तो वो इसको टेक्निकली जो लीगल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं इंजंक्शन, ठीक है। तो इंजंक्शन जो है मतलब किसी को आप इंजेक्ट कर रहे हैं, राइट, आप किसी को रोक रहे हैं कि आप ये कार्य ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है, और ये जनरली जो है एड एंटरिम ऑर्डर होते हैं, मतलब अभी कोई पूरी सुनवाई नहीं हुई, बस एकदम प्राइमा फेसी एकदम स्टार्टिंग में सुनवाई हुई, उसी में आप जो है ऐसा कर देते हैं। तो आज जो है क्या हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है मेक माई ट्रिप वापस पहुंच गई है, और वो बोल रही है कि गूगल का जो ऐड का प्रोग्राम है दैट इज़ इन्फ्रिंजिंग ऑन देयर ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क आप जानते हैं, जैसे पार्ले जी एक अपने आप में ट्रेडमार्क है, तो आप जो है पार्ले जी नाम का बिस्किट, टॉफ़ी और ये सब नहीं निकाल सकते। तो वो इसलिए क्योंकि पार्ले जी का अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उसका आप फ़ायदा उठा के अपना कुछ नहीं बेच सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो सिंगल जज का ऑर्डर था वो तो मेक माई ट्रिप के फेवर में था कि ऐड में नहीं आएगा, Booking.com नहीं आएगा मेक माई ट्रिप अगर कोई सर्च करेगा गूगल पे तो। लेकिन फिर गूगल जो है उसमें एक्चुअली जो ओरिजिनल केस था उसमें तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन तुरंत जो है उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के पास जाती है। तो अभी सिंगल जज बेंच का ऑर्डर था, डिवीज़न बेंच मतलब होता है 2 जजेस बैठे हैं उस पर, ठीक है। तो डिवीज़न बेंच के पास जाती है गूगल और बोलती है कि ये जो इंजंक्शन का ऑर्डर है इसको जो है वैकेट कर दीजिए आप, ठीक है। और वहाँ पे गूगल के आर्गुमेंट्स के बाद जो है परमिशन मिल जाती है और जो है वो ऑर्डर वैकेट हो जाता है। तो अब उसके बाद मैटर फंस जाता है कि भाई वापस से Booking.com दिखेगा, आप जो है सर्च करेंगे मेक माई ट्रिप और जो आपका ऐड है उसमें पहला नाम दिखेगा Booking.com पे, ठीक है। तो इसमें जो है मेक माई ट्रिप जो है बड़ी आहत है, और उन्होंने कहा है कि इससे जो है हमारी बड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और हमारा बिजनेस जो है डाइवर्ट हो रहा है। तो अब इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब वाकई में किसकी गलती है? मतलब क्या इसमें वाकई में मेक माई ट्रिप के पास कोई केस बनता है कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हो रहा है उनका? बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि ये जो आपका मैटर है कि भाई देखिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करने का ये होता है कि अगर आप किसी का डुप्लीकेट निकाल दें, कि पता चले पार्ले जी का बिस्किट आता है, आपने एक अपना ओरिजिनल पार्ले जी से लेना देना नहीं, फिर भी आप पार्ले जी नाम का बिस्किट निकाल रहे हैं एकदम सेम पैकिंग से और वो बेच रहे हैं, वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है आउटराइट, है ना, क्योंकि उसमें आप फ्रॉड कर रहे हैं, है ना। और एक दूसरा होता है कि आप पार्ले जी को जो है ई हटा के ए कर दे, है ना, तो पार्ला जी हो गया, लेकिन वो इस तरीके से प्रिंट है कि उतना पता नहीं चलेगा, तो जल्दबाजी में वो जो है पार्ला जी बिक जाएगा पार्ले जी के बजाय, है ना। तो वो भी मैटर जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे मैटर्स आते हैं, लेकिन क्या ऐड प्लेस करना किसी और के जो है कीवर्ड से, क्या वो अपने आप में ट्रेडमार्क का मैटर है? क्योंकि Booking.com ये तो नहीं क्लेम कर रहा है कि हम मेक माई ट्रिप हैं, वो बस ये है कि अगर कोई मेक माई ट्रिप सर्च करे तो Booking.com का भी ऑप्शन दिख जाए उसको ऊपर ऐड में, बस ये कर रहा था। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप फ्लिपकार्ट सर्च करें तो अमेज़ॉन उसमें ऊपर आने लगे ऐड के थ्रू, ऐड में बस, और अगर आप अमेज़ॉन सर्च करें भारत में तो फ्लिपकार्ट आ जाए ऊपर। तो ये उसकी बिडिंग के हिसाब से है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग केस कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। वैसे जहाँ तक हमारी समझ है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि इसमें मेक माई ट्रिप के पास कोई केस है, क्योंकि मेक माई ट्रिप आपका एक ये तो यही बात हो गई कि वो फैसिलिटी है कि भाई गूगल के पास फैसिलिटी है ऐड प्लेस करने का, उनका बिजनेस है, उनके पास आप बताओ कि इस चीज़ में ऐसा ऐड चाहिए तो हमको जब जब ऐसा कोई यूज़र सर्च करेगा तो हमारा ऐड दिखना चाहिए, वो दिख रहा है, उसमें कीवर्ड के थ्रू ही सर्च आएगा। अब अगर आप ऐसे बाहर कर देंगे तो फिर जो ऐड का जो होल उनका बिजनेस है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो बिजनेसेस हैं वो ऐड प्लेस करते हैं, वो इसीलिए प्लेस करते हैं क्योंकि वो दूसरे के पास जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपको फ्लिपकार्ट बहुत पसंद है और फ्लिपकार्ट से मान लीजिए आप कोई फ़ोन ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो आप अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत हद तक संभव है कि उसमें जो वो कंपनी है जो फ़ोन बनाती है उसका जो ऑनलाइन स्टोर होगा उसका लिंक दिखेगा, वो ऐड के थ्रू ही दिख रहा है वहाँ पे। और दूसरा अमेज़ॉन का हो सकता है दिखे। तो वो लोग जो गूगल का इतना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है वो कीवर्ड
के थ्रू जो ऐड के प्लेसमेंट है, स्पेसिफिकली जो टारगेट करते हैं वो ऑडियंस को, वही तो इंपॉर्टेंस है। वही आप तोड़ दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये केस जो है बहुत लैंडमार्क केस होने वाला है। देखते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देता है। खैर, कल हमने एक वीडियो बनाया था, तो कल का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें ये IIFL फाइनेंस, RBI एक्शन और गोल्ड लोन 20% लोअर सर्किट, इसकी हमने चर्चा की थी। एक अच्छा खासा लंबा वीडियो है, 23 मिनट का। इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने सीखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे हम जो है, जो आपका IIFL है उसको एक बार फिर से देखते हैं और फिर एक इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अपडेट देते हैं आपको कि क्या चल रहा है और क्यों। तो IIFL फाइनेंस, जैसे कि आपने देखा था कि कल जो है 20% के लोअर सर्किट पे थे, ये देखिए, और फिर आज जो है वापस एक 20% का लोअर सर्किट है ना। अब जो है गणितीय रूप से बड़े कमज़ोर लोग होते हैं, मैथमेटिकली चैलेंज लोग जो होते हैं, उनको लगता है 20% गिरा, 20% फिर गिरा तो 40 हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है ना। 20% अगर कोई चीज़ गिर जाएगी तो 100 से कितनी हो जाएगी, 80, और फिर अगर वो 20% गिरेगी तो 80 से गिरेगी ना, इस बार 100 से तो गिरेगी नहीं, 80 से गिरेगी तो इस बार 16 पॉइंट ही गिरेगी, और 16 पॉइंट गिरेगी तो टोटल कितना होगा, 36 पॉइंट। तो 100 में से अगर 36 कोई चीज़ गिरेगी तो कितना हो जाएगा, 36, राइट। तो ऐसे समझना चाहिए। अब जैसे ये देखिए, ये था 20 और ये देखिए आप, है ना, तो ये 36 एग्जैक्ट, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब देखिए, हमने आपको कल बताया था कि इस स्टॉक से हम दूर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म टॉप जो है IIFL फाइनेंस में बन गया। जितने आपके प्राइवेट लेंडर्स हैं उनसे आप अगर थोड़ी सी उचित दूरी बना के रखेंगे तो आप जो है बहुत भले में रहेंगे। क्योंकि देखिए, RBI का एक्शन स्टार्ट हो गया और PSU के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक देखने को मिला नहीं है। बैलेंस शीट जो है PSUs की इतनी स्ट्रांग है जितनी शायद पहले कभी रही होंगे। तो जितने आपके गवर्नमेंट ओन्ड है ना, गवर्नमेंट प्रोमोटेड लेंडिंग बिजनेसेस हैं, दे विल स्टिल डू वेल। लेकिन जो प्राइवेट लेंडर्स हैं उनसे अगर आप दूरी बना के रखेंगे, ज़्यादा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया है, मैनेजमेंट अच्छा है, वो अगर नहीं करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत भलाई रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक मैसेज है। अब आज क्या होता है, आज एक न्यूज़ आती है कि भाई जो JM फाइनेंशियल लिमिटेड है उसका जो IPO फाइनेंसिंग वाला डिबेंचर्स और शेयर्स के थ्रू जो वो IPO फाइनेंस करते हैं वो जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो RBI ने उसके खिलाफ भी एक्शन इशू कर दिया कि भाई आप पुराना तो मेंटेन कर लो, नया आप बिजनेस उसका नहीं कर सकते हो। तो अब JM फाइनेंशियल के खिलाफ ये न्यूज़ आती है सुबह, और जैसे ये न्यूज़ आती है, मार्केट तो तब ओपन नहीं थी, और मार्केट ओपन होती है तो ये भाई साहब भी 20% लोअर सर्किट पे ओपन होता है। तो JM फाइनेंशियल जो है आपका 20% नहीं, 20% लोअर सर्किट पे नहीं ओपन होता है, ये ओपन होता है नीचे ही, लेकिन 20% लोअर सर्किट पे नहीं ओपन होता, ठीक है। 13-14% हुआ होगा, नहीं एक्चुअली ज़्यादा। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट फॉर यू। सो इफ आई गो हियर एंड आई गो हियर, तो ये 17% लोअर सर्किट पे 17% डाउन पे ओपन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर सर्किट पे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो स्टोरी क्या है, तो JM फाइनेंशियल बोलता है कि भाई देखिए, JM फाइनेंशियल से पूछा गया कि भाई क्या मैटर है, क्या मतलब है ना, क्लैरिफिकेशन दो आप, एक्सचेंजेस पूछते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि JM फाइनेंशियल बोलता है कि देखिए, IPO फाइनेंसिंग में हमारी तरफ से कोई मटेरियल डिफिशिएंसी नहीं है। लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस में कोई भी एप्लीकेबल जो रेगुलेशन है हमने उसमें से कोई वायलेट नहीं किया है, और कोई गवर्नेंस का इशू नहीं है, और जो भी बिजनेस और ऑपरेशनल अफेयर है हमारे वो सारे बोनाफाइड मैनर से चल रहे हैं, और जो पहले वाली चीज़ें वो तो हम करते ही रहेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और RBI का जो स्पेशल ऑडिट इनिशिएटिव है उसमें हम फुली कोऑपरेट करेंगे और अपनी पोजीशन RBI को समझाएंगे। अब इसमें क्या है कि JM फाइनेंशियल ने एक और बात बोली, बोले हम ये पिछले 2 दशकों से अधिक समय से कर रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर टाइप का बिजनेस है IPO फाइनेंसिंग। और IPO फंडिंग में पावर ऑफ अटर्नी रिस्क कंटेनमेंट मेजर के फॉर्म में लिया जाता है, और ये प्रैक्टिस प्रिवेलेंट है अक्रॉस द इंडस्ट्री और परफेक्टली लीगल है, ठीक है। अब इसमें ये सब तो चलो ठीक है। अब मेन बात क्या है, JM फाइनेंशियल बोलता है देखो, इससे हमने 7 करोड़ रुपया कमाया था जो हमारी सब्सिडरी है, और उस सब्सिडरी के हिसाब से देखेंगे तो वो 1.5% है नेट टोटल इनकम का। और अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें जो कि लिस्टेड एंटिटी है JM फाइनेंशियल लिमिटेड, मात्र 0.3% है उसका। और जैसे ही एक क्लैरिफिकेशन आता है RBI की ये नोट के अगेंस्ट, वैसे ही JM फाइनेंशियल क्या होता है, वापस ऊपर जाने लगता है। तो अब ये देखिए, ये ओपन हुए, आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर नीचे आ जाता है, राइट। ये 20% सर्किट है, ये 20% डाउन सर्किट है, ठीक है। सेलर फ्रीज,
डाउन सर्किट, लोअर सर्किट, राइट, फिर ये ऊपर होता, फिर नीचे आता, राइट, फिर ये ऊपर आता। अब यहाँ पे न्यूज़ ये जो इनका क्लैरिफिकेशन है वो आ जाता है, और जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगा तो उसका जो है आपको प्रभाव तो दिखेगा। और ये तो ऑब्वियस बात है, अगर आप कोई बोलता है कि भाई इसका तो हमारे पास 0.3% ही है, अब 0.3% ही है तो फिर उसमें इतना समस्या तो नहीं होगी। तो वो उस नज़रिए से जो है ये क्लैरिटी आने के बाद क्या हुआ कि स्टॉक ने जो है अपना रिकवरी दिखा दी। अब देखिए जेएम फाइनेंशियल का जो स्टोरी है उससे हमको एक तो ये भी सीखने को मिला कि भाई देखिए जब भी कभी ऐसा कोई न्यूज़ आती है, अब उसमें रिएक्शन के कई तरीके हैं। आपको या तो फंडामेंटल्स थोड़ा आइडिया है कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन अगर वो आइडिया नहीं है तो फिर पहला आपका होना चाहिए कि भाई भाग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जितनी आप शीघ्र ऐसी परिस्थिति से भाग जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, खास तौर से अगर आपका पोजीशन साइज़ बड़ा है, क्योंकि बड़े पोजीशन साइज़ पे आप ये नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसे मुद्दे पे आप फंस जाएं जहाँ पे आपके पास जो है सोचने के लिए है ना, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ रहा है कि भगवान बचा लें एक बार तो सही रहेगा। अच्छा, कल हमने आपको एक बात समझाई थी कि BNRS इज़ द सेवियर, वो आपको हर बार बचा लेगा, है ना। तो BNRS बचा लेगा आपको, पॉलीकैप से बचा लेगा, है ना, IIFL से बचा लेगा। ये जो भी आपके ऐसे क्राइसिस के मोमेंट आते हैं, हर उस क्राइसिस के मोमेंट से आपको बचा लेगा। अब यहाँ पे देखें आप, अब ये जेएम फाइनेंशियल है, न्यूज़ आती है और ये पिटता है, लेकिन ये स्टॉक आप देखें, ये स्टॉक जो है 10 DMA को ब्रीच करता है 5 फरवरी को, लेकिन हमारे लिए ये स्टॉक ठीक है। फिर क्या होता है, ये आप इधर देखें तो 20 DMA को ब्रीच कर देता है 8 फरवरी को, स्टॉक तब भी ठीक है। उसके अगले दिन 3.5% डाउन, स्टॉक फिर भी ठीक है। उसके अगले दिन क्या होता है 12 फरवरी, फिर 5.5-6% डाउन। इस दिन हमारे लिए स्टॉक खराब हो गया, ये देखें। तो BNRS ने पहले सिग्नल दे दिया। अगर आप इसको फिर भी नहीं बोलते हैं कि चले ठीक है, अभी भी हम थोड़ा सा मौका देना चाहते हैं, अभी ये जो है न्यूट्रल जोन में है, तो आप इस दिन रेड हो गए थे, राइट। तो ये जो है आपका 28 फरवरी, उस दिन आप निकल जाते। आप यहाँ पे भी निकलते ना, तब भी आपका जो है 98, 96 ऐसे कुछ प्राइस होता, राइट। अब वो बाद में ऊपर आ गया था, तो 103 रुपये का हाईएस्ट उसने क्लोजिंग दे दिया, राइट। और बीच में 105 वहाँ 106 रुपये पहुँच गया। तो आपको लगेगा कि मैं तो 98 पे बेच दिया, 6-7-8% रिकवर हो जाता 2 दिन में। बट सी अल्टीमेटली वेयर यू आर टुडे 85.5। तो आपको बहुत स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस नॉर्मली एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, उसका मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए, और वो क्यों कॉमन सेंसिकली कार्य करेगा, क्यों कार्य करता आया है, क्यों कार्य करता रहेगा। अगर उस संदर्भ में आपके अंदर कोई संशय नहीं है तो वैसे प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, ओवर द पीरियड आपका पैसा बनना तय। तो ये अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो फिर जो है आपको जो है थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ये जो है वीडियो था मेनली गूगल वर्सेस मेक माई ट्रिप booking.com वाला, बट उसमें हमने जेएम फाइनेंशियल का अपडेट भी आपको दे दिया। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चलें, यह भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, क्या आपने सीखा नहीं देखा, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और इस वीडियो को अपने मित्र परिवारजन जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं उन तक साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।